गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपको 100 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2019 में कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर डिस्कशन और सॉल्यूशंस। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइब्रेरी एज गेटवे टू नॉलेज इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो टाइटल दिया है लाइब्रेरी एज गेटवे टू नॉलेज, तो वह किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो यह नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007 के द्वारा दिया गया है। पुस्तकालय ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में किस दस्तावेज का शीर्षक है? तो आपका राष्ट्रीय लाइब्रेरी ज्ञान आयोग 2007। ठीक है। अगला है, इफ्ला का मुख्यालय स्थित है। तो इफ्ला का मुख्यालय जो है वो हेग में स्थित है। ठीक है। इफ्ला का इस्टेब्लिश जो है वो 1927 में एडिनबर्ग में हुआ था और अभी प्रेजेंट टाइम पे इसका मुख्यालय हेग में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का प्रथम लाइब्रेरियन कौन था? तो आप सभी नेशनल लाइब्रेरी के बारे में जान रहे हैं जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। और उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद उस नेशनल उस लाइब्रेरी का जब दर्जा मिला उसको, कोलकाता लाइब्रेरीज को तो उसके बाद जो लाइब्रेरियन बने वही प्रथम लाइब्रेरियन कहलाए राष्ट्रीय पुस्तकालय का। और BS केसवल जो है उसके प्रथम लाइब्रेरियन थे। ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम सुलभ प्राप्ति एवं सेल्फ व्यवस्था की तत्काल वकालत करता है? ओपन एक्सेस और सेल्फ अरेंजमेंट का। तो आपका थर्ड लॉ है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। तो उसके कौन से लॉ के द्वारा यह ओपन एक्सेस को और सेल्फ अरेंजमेंट की बात कही गई है? तो वो थर्ड लॉ में 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस को आप काफ़ी कोई भी लाइब्रेरियन के एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़कर जाना होगा। कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण केंद्र है? ठीक है, तो ये सभी तो इसमें FID, यूनेस्को ये सब बाहर का है और नेस्डॉक जो है वो इंडिया का ही है, लेकिन राष्ट्रीय नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के रूप में हमारा नेस्डॉक जाना जाता है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में क्या सही है? तो इसकी स्थापना गुजरात सरकार द्वारा की गई है। नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन सैम पित्रोदा हैं। ये सही है, चेयरमैन भी। और इसका A से D कथन सही है, कह रहे हैं A to D स्टेटमेंट्स। नेशनल नॉलेज कमीशन का कार्यकाल मार्च 2012 में पूरा हो गया। नेशनल नॉलेज कमीशन द्वारा लाइब्रेरी से संबंधित प्रावधानों की पूर्ण उपेक्षा की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन D। इसके सभी कथन जो है वो सही है, ऐसा है ना, A से D कथन सही है। अगला है, सिलिप किसका नया नाम है? तो सिलिप जो है वो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का नया नाम है। सिलिप 2002 में इसका नाम चेंज हुआ है, सिलिप। जॉन मैकफरलैंड प्रथम लाइब्रेरियन थे। तो ये जो जॉन मैकफरलैंड है ये इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन थे। ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में ये लोक सेवा आयोग द्वारा यह एग्ज़ाम लिया गया था और उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेज लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। ये उसी का सॉल्यूशन है, डिस्कशन एंड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें आंसर तो ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको एक बार
देख लेते हैं क्योंकि 100 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम बिल है ना, द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यह जो सूचना का अधिकार विधेयक है भारत की संसद द्वारा कब अधिनियमित हुआ है? तो ये जो है 15 जून 2005 को ये अधिनियमित हुआ है और 12 अक्टूबर 2005 को ये शायद पूरे देश में लागू हुआ है। ठीक है, तो देखिए IPSC जो एग्ज़ाम लेता है वो एक ही चीज़ का अधिनियमित कब हुआ, लागू कब अधिनियमित है, तो ये है, लागू है तो ये है ना। काफ़ी कंफ्यूज करने जैसा रहता है PSC एग्ज़ाम। शोध किया जाता है, तो शोध क्यों किया जाता है? तो नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया जाता है और वर्तमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेष किसका नाम है? तो ये मेष जो है वो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग होता है, यह जो है वो नियंत्रित शब्दावली है ना। मेष ये मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक, में से क्या है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग है और शब्दों का वो क्या है, नियंत्रण करता। विद्यानिधि, विद्यानिधि प्रोजेक्ट किसके लिए था? तो विद्यानिधि जो प्रोजेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंध और शोध निबंध के लिए था। ठीक है, विद्यानिधि आप इसको UGC के साइट वगैरह में भी मिल जाएगा। देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से फिर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में क्या सही? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पत्रिका प्रकाशन में इम्पैक्ट फैक्टर को जानने के लिए आप किन स्रोतों पर विमर्श करेंगे? तो इसमें जो है कोई भी आपका जनरल पब्लिकेशन हुआ है तो उस पर जो कितना इम्पैक्ट है इसके लिए आपको वेब ऑफ साइंस और स्कोपस, इससे आपको पता चलता है कि आपका जो जनरल पब्लिकेशन हुआ है उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। ठीक है, और ये जो साइंस डायरेक्ट बिस्को है ये दूसरा है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही है, वेब ऑफ साइंस इन स्कोपस। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, चरघातांकी वृद्धि पद से तात्पर्य है, तो ये जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये रिसर्च का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सूचना उद्योग का एक प्रकार है? तो इसमें आपका सूचना का उद्योग में आपका मीडिया, टेलीविजन, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, तो ये सभी हैं सूचना उद्योग, जहाँ से सूचनाएं निकलती है ना। सूचना की कीमत का अध्ययन इसके अधीन होता है। ठीक है, प्राइस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टडीज अंडर, तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सूचना की कीमत का अध्ययन जो है इकोनॉमिक ऑफ इंफॉर्मेशन से इसके अधीन होगा। ज्ञान की विश्वसनीय और संक्षिप्त नवीन बॉडीज को जाना जाता है। देखिए इसमें कई क्वेश्चन ऐसा है कि आप हिंदी में पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो फिर आंसर हिंदी में कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़कर इंग्लिश से आप अगर सॉल्यूशन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। रिलायबल एंड कंसेंस न्यू बॉडीज ऑफ नॉलेज इज नॉस, तो ज्ञान की विश्वसनीय और संक्षिप्त नवीन बॉडी को हम कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब सभी को पता है लाइब्रेरी साइंस काफ़ी नया सब्जेक्ट है और इसके वर्ड और टर्म्स काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं।
तो इस तरह का CGPSC में क्वेश्चन आया था। देखिए, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट फीचर ऑफ गूगल स्कॉलर, ठीक है। तो इसमें इट इज़ नॉट फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। गूगल स्कॉलर मैट्रिक्स फॉर रैंकिंग रिसर्च स्कॉलर लिटरेचर फ्रॉम वन कन्वीनियंट प्लेस। ये भी आपका रिसर्च का है, गूगल स्कॉलर की विशेषताओं के बारे में है। तो यह निःशुल्क नहीं है। गूगल स्कॉलर मैट्रिक रैंकिंग के लिए होता है और एक सुलभ स्थान से स्कॉलर की तरह साहित्य ढूंढता है, ठीक है। एक रिसर्च स्कॉलर की तरह ही गूगल स्कॉलर जो है साहित्य से ढूंढता है और प्रकाशन उल्लेख में और लोक लेखक प्रोफाइल तैयार करने में भी गूगल स्कॉलर मदद करता है। मैसेज तैयार करते समय क्या कहना है, तार्किक और सांकेतिक रूप में कैसे कहना है और किसे कहना है, इन मूल प्रश्नों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट, नोटिस, नोट, इसमें तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैसेज में सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग, तो सेल्फ पब्लिशिंग का एग्जाम्पल क्या है, आपका ब्लॉग है जिस पर आप खुद लिखते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डाटा, ठीक है, क्योंकि डाटा इज द रॉ मटेरियल होता है और डाटा से इंफॉर्मेशन बनता है। तो जब वो इंफॉर्मेशन बन चुका है तो फिर वो क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल डाटा होगा, ठीक है। टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब टुडेज इंफॉर्मेशन सिचुएशन आर, तो इसमें है वर्तमान सूचना स्थिति की व्याख्या में प्रयोग होने वाले पद। देखिए, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है आपका इंफॉर्मेशन बूम, इंफॉर्मेशन फ्लड्स और इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। अभी वर्तमान में सूचनाओं का जो सिचुएशंस है वो कैसे है, तो ऐसा ही है कि इसमें इंफॉर्मेशन बूम है, तो सूचना का फ्लड और सूचना का एक्सप्लोजन, विस्फोट है, सूचना विस्फोट का वर्तमान समय है। ये स्टेटमेंट है ना, मार्केटिंग इज स्पेशली कॉन्सर्न विथ हाउ ट्रांजेक्शन आर क्रिएटेड, स्टिमुलेटेड, फैसिलिटेटेड एंड वैल्यूड। तो यह कोटेशन किन्होंने कहा है, तो ये फिलिप कोटलर ने कहा है। आपको लाइब्रेरी साइंस का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको तो मिलेगा ही, कथन से रिलेटेड, है ना, किसने कहा है करके। देखिए, एक क्वेश्चन है, सूचना एक वस्तु है क्योंकि इसमें निम्न गुण होते हैं। इंफॉर्मेशन को एक ऑब्जेक्ट माना गया है ना, सूचना की आपूर्ति संभव है लेकिन उपभोक्ता अधिक हो सकता है। तो सूचना की आपूर्ति तो हो सकता है लेकिन उपभोक्ता अधिक हो सकते हैं ना। सूचना की मांग को मापा जा सकता है, सूचना की लागत निर्धारित की जा सकती है, सूचना का प्रचार है। ये आपका एक पेपर है ना, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वाला, सूचना एवं समाज, IT, यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है। तो आपको लाइब्रेरियन का कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं रिटर्न पेपर, तो काफ़ी डीप में जाके प्रिपरेशन करना पड़ता है। ये जो है वो लोक सेवा आयोग का है और आपके ही स्टेट का है, तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हुए, और इसका आंसर तो इसमें दिया ही है लेकिन आपको डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा ये सबको, है ना। पेटेंट एक कॉपीराइट है, तो प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया का ये कॉपीराइट है, ठीक है, उत्पादकता मापदंड है पेटेंट। शेनन एंड वीवर आर एसोसिएटेड विथ, तो शेनन एंड वीवर जो है वो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, और कम्युनिकेशन मॉडल, ये दोनों जो है शेनन एंड वीवर का मॉडल्स है। या फिर इस संस्था ऐसे
संघ से ये लोग जुड़े हुए थे, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन मॉडल से। रिडंडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज, है ना, सूचना की अतिरेकता। तो अननेसेसरी एंड शुड बी इलिमिनेटेड, ये क्या है, अनावश्यक और हटा दी जानी चाहिए। ठीक है, जो अधिक है ना, अतिरेकता है, जिसकी रिक्तता तो नहीं है, तो ऐसे अनावश्यक और सूचनाओं को हटा देनी चाहिए, ये है। पेपर व्यू इज अ, पेपर व्यू क्या है आपका, प्राइसिंग मॉडल है, मूल्य निर्धारण प्रतिमान, पेपर व्यू। ये एग्जाम जो है सेकंड क्लास ऑफिसर लोगों का एग्जाम था, और इसका क्वेश्चन भी उसी लेवल का है। आपका स्कूल का लाइब्रेरियन जैसा क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी डीप में है। पेपर व्यू इज अ प्राइसिंग मॉडल्स। इंटरनेशनल हुज हु इज पब्लिशड फ्रॉम, तो इंटरनेशनल हुज हु लंदन से पब्लिश होता है। किसी शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञात करने के लिए सही संदर्भ स्रोत है, तो डिक्शनरी में जो वर्ड का ओरिजिन हुआ है उसको कहाँ किस शब्द से उसका व्युत्पत्ति हुआ है, सारी चीज़ें जो है जानकारी हमें डिक्शनरी से मिलता है। जैसे कि लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन वर्ड लाइबेरिया से हुई है। तो ये सारे जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, डिक्शनरी से मिलेगी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट सेकेंडरी सोर्स, तो ये चारों ऑप्शन में से द्वितीयक स्रोत जो नहीं है उसको आपको बताना है। तो इंसाइक्लोपीडिया आपका क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स ही है, डाइजेस्ट भी सेकेंडरी सोर्स है, और टेक्स्ट बुक भी सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, लेकिन थीसिस जो है वो सेकेंडरी नहीं मानना जाता है, ये प्राइमरी सोर्स कहलाता है, इसीलिए केवल ऑप्शन 3 वहाँ लिया गया है। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डील विथ, ठीक है, तो ये भी आपका प्राइमरी सोर्स होगा, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है वो हमेशा प्राइमरी सोर्स कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन एक्सेस डाटाबेस, तो इन सभी में से ओपन एक्सेस डाटाबेस कौन सा नहीं है, तो वो है जैसे डॉज, विकिपीडिया, है ना, इरिग, तो ये सब क्या है, ओपन एक्सेस है, आप इसको नेट के माध्यम से खोज सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। बट इमेराल्ड इनसाइट को आप ओपन, फ्री ऑफ कास्ट ओपन एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। तो इसका राइट आंसर डी। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज अ, क्या है, लाइब्रेरी लिटरेचर और सूचना विज्ञान क्या है, तो ये क्या है आपका, अब बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। ठीक है, तो आपको काफ़ी ये क्वेश्चन या फिर ये पूरा क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ माइंड लग रहा होगा, लेकिन यह सेकेंड क्लास ऑफिसर पोस्ट है तो उसका लेवल बहुत हार्ड होता है। विच टाइप ऑफ सोर्स वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, तो ये वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो होता है वो किस तरह का स्रोत है, तो ये क्या होता है, हमेशा डायरेक्टरी होता है ना, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। लाइब्रेरी हेराल्ड इज पब्लिशड फ्रॉम, तो ये कहाँ से, दिल्ली से। ये जो लाइब्रेरी हेराल्ड है ये लाइब्रेरी साइंस का एक जर्नल है, और इसका पब्लिकेशन दिल्ली से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, तो ये सभी में से इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स क्या चीज़ नहीं है, है ना, तो ई बुक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ई जर्नल ये भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डीवीडी में अगर कोई चीज़ें हैं, है ना, वीडियो लेक्चर्स वगैरह, तो उसको भी आप इलेक्ट्रॉनिक हो गए, लेकिन वीडियो कैसेट को ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं माना गया है। ठीक, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी विवादित था, उसके बाद लास्ट में उन्होंने आयोग ने डी लिया। कॉन्करेंस मीन्स
ठीक है। शब्द अनुक्रमणिका, ये कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं इसको, शब्द अनुक्रमणिका को। ये क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, शब्दों की अनुक्रमणिका ही क्या है, शब्द अनुक्रमणिका है। तो कहाँ आएगा, वर्णमाला अनुक्रम की एक पुस्तक अथवा लेखक का कार्य। ठीक है, आप वर्णमाला से तो आप सभी जान रहे होंगे स्कूलों में, है ना। व्हाट इज द इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, सूचना सेवाओं का आवश्यक पहलू क्या है। तो सूचना सेवाओं का आवश्यक पहलू होता है वो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको सूचना मिला है तो आप उस सूचना को अपने तक नहीं रख सकते, है ना। सूचना का हमें क्या करना रहता है, सूचना सेवाओं का उद्देश्य या आवश्यक पहलू सूचना का संचार माना गया है। विच वन इज द क्वालिटी ऑफ द बेस्ट अब्स्ट्रैक्ट, है ना, एक अच्छी या उत्तम सारांश का गुण कौन सा है। तो ये रिलायबिलिटी तो होती ही है, अथॉरिटी भी होती है एंड ब्रेविटी भी होती है, लेकिन बेस्ट पूछा गया है ना यहाँ। ये सभी उसकी क्या है, क्वालिटी है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी बताना है तो क्या है, एप्लीकेबिलिटी, है ना, प्रयोजनीयता। तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। इसमें टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी लाइब्रेरियन से या रेफरेंस लाइब्रेरियन से कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में टाइम के ही द्वारा हमें यह तय होगा कि हमें जो संदर्भ सेवा दिया जा रहा है वो शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है। ठीक है। अगर 30 मिनट के अंदर हमें हमारा आंसर मिल जाता है तो वो शॉर्ट रेंज है, और लॉन्ग रेंज क्या है, पूरा एक घंटे, 2 घंटे, एक दिन, 2 दिन ऐसा रहता है, तो उसको हम लॉन्ग रेंज कहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए टाइम से उसका पता चलता है, इसलिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन रेफरेंस सर्विस। आइडेंटिफाई द साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से विज्ञान सूचना तंत्र को आपको पहचानना है। विज्ञान सूचना, तो नेस्डाक तो सामाजिक विज्ञान का हो गया, इनिस जो है वो आणविक विज्ञान हो गया है ना। डेसीडाक आपका डिफेंस वाला हो गया है ना, लेकिन डेवसिस क्या है आपका, ये विज्ञान सूचना तंत्र है। ठीक है। सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग इज एसोसिएटेड विथ, मतलब सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग के साथ कौन जुड़ा हुआ था या किसका संबंध था, तो वो क्या है, जे कैसर का। ठीक। एन एंट्री इन अब्स्ट्रैक्टिंग जनरल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, संक्षेपण जनरल में प्रविष्टि होती है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्टिंग जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या लिया है, एन अब्स्ट्रैक्ट एंड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, सार और ग्रंथ सूची वितरण, अब्स्ट्रैक्टिंग जनरल। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये भी। एन एंट्री इन अब्स्ट्रैक्टिंग जनरल कंसिस्ट ऑफ, चलिए ठीक है, आप लोग इसको देख लेंगे, है ना। कई कई क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ आंसर तो दिया है लेकिन उसके बारे में मैं नहीं जानता, ऐसा मेरा कहना है। द प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, ठीक है, ये राइट आंसर है। प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, जो कैनोनिकल सीक्वेंस है ना, वह कौन से सिद्धांत का है या एक किसका सिद्धांत है, तो वो हेल्पफुल सीक्वेंस का है, सहायक अनुक्रम का सिद्धांत। ठीक है। जब कोलन क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो उसमें हमें सीक्वेंस का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है ना, 5 फंडामेंटल कैटेगरी के हिसाब से। अपूपा पैटर्न इज फॉर क्लासिफिकेशन, सो एज प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज फॉर। तो ये किसके लिए होता है, अपूपा पैटर्न जो है रिक्लासिफिकेशन। ठीक है।
जैसे पुपा पैटर्न जो होता है ना, वो क्लासिफिकेशन के लिए है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस किसके लिए है ना, पराशर का सिद्धांत क्या है उसका फिर रिक्लासिफिकेशन करने का सिद्धांत है। ठीक है। इन कोलन क्लासिफिकेशन डैश फैसेट इज द मोस्ट इल्यूसिव एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। तो पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करने में कोलन में। सब्जेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉन एज। ठीक है। आप दस्तावेजों का विषय व्यवस्थापन, दस्तावेजों को आप विषयों के साथ अगर व्यवस्थित कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फिलिएटरी सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है। फेसेट सीक्वेंस क्या होगा, पक्षों का हम अनुक्रम तैयार करेंगे। ठीक है। जैसे कि पी एम ई, है ना, उसके बाद 2P 2M 2E ऐसा। ठीक। हु गेव द आइडिया ऑफ डिकाटोटॉमी। ठीक है। ये डिकाटोटॉमी किन्होंने दिया है, तो मेलविल डेवी ने दिया है। ठीक है। जियो फिजिक्स हैज़ बीन फॉर्मेड एज अ रिजल्ट ऑफ। तो जियो और फिजिक्स का दोनों का क्या है यहाँ, मिश्रण है, और इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलते हैं। ठीक। डबलिन कोर मेटा डाटा कंजिस्ट ऑफ। तो डबलिन कोर मेटा डाटा में 15 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। आपको पूरे एलिमेंट का नाम याद नहीं पता तो कम से कम कितना है तो याद होना ही चाहिए। एक्सएमएल स्टैंड फॉर, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ई ISBN कंटेंट्स, तो ISBN है, अब वो ई हो या पी हो। ठीक। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, पी मतलब पब्लिक प्रिंट। ठीक है। तो ISBN कितने का है, 13 डिजिट का होता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। SGML स्टैंड फॉर, तो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। देखिए फुल फॉर्म भी आप लोग को काफ़ी पढ़ के जाना रहेगा कोई भी लाइब्रेरी एग्जाम में, खासकर कंप्यूटर टर्म्स वर्ड्स का। ठीक है। तो ये भी XML कंप्यूटर का ही है, ये भी आपका मार्कअप लैंग्वेज वगैरह लिखा है, ये भी कंप्यूटर का है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज यूज्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ CCF। तो CCF का स्ट्रक्चर जो है उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया मानक है एक CCF के लिए, तो ISO 2709। ठीक है। CCF का स्टैंडर्ड है। Which three distinct entity related to the metadata are used in OpenAI and PMH। तो रिसोर्स, आइटम एंड रिकॉर्ड। ठीक है। आपको 3 ही पूछा गया है यहाँ, 3 कौन कौन सा है, तो रिसोर्स, आइटम एंड रिकॉर्ड। इसको आप मेटा डाटा का जो 15 एलिमेंट है यहाँ, ये एलिमेंट, ये आपको मेटा डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उसके 15 एलिमेंट है, तो वही क्वेश्चन का कुछ चीज़ों को यहाँ पूछा गया है ना। ये देखो मेटा डाटा आर यूज्ड, तो आप उसका एलिमेंट याद होगा तो आप इसको बना पाएंगे, 15 एलिमेंट है ना। चलिए ठीक है। द GMD इन अ कैटलॉग एंट्री अकॉर्डिंग टू AACR2 रिवाइज्ड एडिशन इज गिवन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आफ्टर द टाइटल प्रॉपर। ये GMD दी जाती है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है नहीं मालूम होगी, याद नहीं है। तो कैटलॉग एंट्री भी आपको देखकर जाना रहेगा। इसके बाद क्या आता है, OCLC प्रोजेक्ट, मार्क प्रोजेक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो OCLC और मार्क जो प्रोजेक्ट है वो कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल है। ठीक है। सामग्रियों के सहकारी प्रसंस्करण के लिए। ठीक। ये स्टोरेज लिखा है तो ये नहीं है, एक्विजिशन है नहीं होगा, है ना। कोऑपरेटिव शेयरिंग ऑफ मटेरियल, ये भी नहीं है, इसमें कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल है ना, CLC। ऑनलाइन
कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, अभी का नाम है, पहले इसका नाम ओहियो पता नहीं मुझे इसको फुल फॉर्म तो। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। एफ राइडर है ना, फर्मंट राइडर इज नाउन फॉर दिस। तो एफ राइडर जो है उसको किसके लिए जाना जाता है, तो इन्होंने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन दिया है। द मेन पर्पज ऑफ बुक सेलेक्शन is to provide the right book to the right reader at the right time whose quotation in this। तो ये आपका फ्रांसिस ड्यूरी का ये कोटेशन है। देखिए कोटेशन का 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए कुछ फेमस लोगों का आपको कोटेशन याद करके ही जाना रहेगा एग्जाम में। व्हाट आर द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल होता है मैनेजमेंट 3 लेवल, ठीक। प्रबंध है ना, विच ऑफ दिस इज एन ई पब्लिशर, इन सभी में से ई पब्लिशर क्या है, तो ये ई पब्लिशर फ्लिपकार्ट अमेजन तो है नहीं, ये तो मार्केटिंग वाला है। इन्फीबीम भी पब्लिश नहीं करता है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो इब्रेरी जो है वो क्या है, ई पब्लिशर है। देखिए कुछ ऐसे चीज़ों को भी आपको पढ़ के जाना है। द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बजट इज अप्रूव्ड बाय, तो जो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी बजट है वो किसके द्वारा पास किया जाता है, इसमें लाइब्रेरी कमेटी दिया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का, है ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी हो सकता है, क्योंकि आयोग ने 2 क्वेश्चन को विलोपित किया था और शायद ये वही क्वेश्चन हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बजट इज अप्रूव्ड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होना चाहिए। कार्डियक सिस्टम इज डिवाइस्ड फॉर कीपिंग, जो कार्डिक्स है किसके रख रखाव के लिए कार्डिक्स प्रणाली का आविष्कार हुआ है, तो पेरियोडिकल्स को रखने के लिए, है ना, कार्डिक सिस्टम बना है। पोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज नाउ, तो जो फंडामेंटल प्रबंध का जो आधारभूत तत्व है ना, वो क्या है, पोस्ट कॉर्प है, ये नाम है, बाकी सब गलत है। डगलस मैकग्रेगर इज नाउन फॉर द, डगलस मैकग्रेगर को हम थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के लिए जाना जाता है, ठीक है। द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कमेटी, तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कमेटी के सेक्रेटरी कौन होगा, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन होगा, ठीक है। अग्रेरिस इज नाउन फॉर दिस, तो अग्रेरिस को हम किसके लिए जानते हैं, इमेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी थ्योरी, ठीक है, इन्होंने दिया है अग्रेरिस ने, ये उसका थ्योरी है। मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर, आईसीटी का मेजर प्रॉब्लम क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है, ओवरलोड है तो प्रॉब्लम तो होगा ही। इंफॉर्मेशन इनसिक्योरिटी, तो ये भी प्रॉब्लम है। एंड लेक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें क्या है, संचार पर नियंत्रण का अभाव है ना, कंट्रोल नहीं है, तो ये तीनों उसका क्या है, आईसीटी का मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है एथेंस लॉगिन इज यूज्ड फॉर, ठीक है, एथेंस लॉगिन का प्रयोग किया जाता है तो आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये नया क्वेश्चन है। एथेंस लॉगिन इज यूज्ड फॉर पहचान एवं प्रवेश प्रबंध। नोक कीजा, नोक क्या है, नोक एन ई बुक रीडर, नोक क्या है, ई बुक रीडर है। ऐसे कुछ कुछ आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस याद होने चाहिए। नूक क्या है, किंडल क्या है ना, तो नूक एन ई बुक रीडर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक पाठक, ई बुक पाठक। वर्ल्ड वाइड वेब वाज फर्स्ट रिलीज, तो इसको आप जान ही रहे हैं, टिम बर्नर्स-ली है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। विकीज
विकीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ वेब पब्लिशिंग। ठीक है, विकीज क्या है, वेब पब्लिश करता है। विकी जो है वो 1995 में आया था और इसको जो है कनिंघम के द्वारा डेवलप किया विकीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो PNG, GIF, JPG सब क्या है, ग्राफिक है, लेकिन GUI नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है। सिमेंटिक वेब इज एसोसिएटेड विथ, तो सिमेंटिक वेब क्या है आपका 3.0, सिमेंटिक वेब 2.0, फॉक्सकोनॉमी है ना। तो 1 वेब 1 वेब 2 और वेब 3 क्या है उसको आपको पता होना चाहिए, AIT क्वेश्चन है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग आर वेब ब्राउजर। देखिए अब वेब ब्राउजर तो आपका क्रोम भी है, सफारी भी है, ओपेरा भी है और ये इपिक भी है, तो सभी के सभी वेब ब्राउजर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म साइबर स्पेस वाज फर्स्ट यूज, तो साइबर स्पेस किसने यूज किया वर्ड को, विलियम गिब्सन ने। ठीक है। बुलियन ऑपरेटर्स आर सर्च टेक्निक, बुलियन ऑपरेटर क्या है, एंड और नॉट जो होता है ना, वो क्या है आपका सर्च टेक्निक होता है। विच इज अ डिजिटल रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो MS ऑफिस तो रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर नहीं है ना। और ये लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्रीन स्टोन क्या है, डिजिटल रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर। सास स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, फुल फॉर्म इसका। नेशनल नोडल एजेंसी फॉर ग्रांटिंग ISSN इन इंडिया, इंडिया में ISSN कौन देता है, NISCAR। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इन लाइब्रेरीज आरफिड इज यूज्ड, आरफिड टेक्नोलॉजी क्यों यूज होता है, अब सर्कुलेशन सर्विस के लिए, रेफरेंस सर्विस के लिए, एंड स्टॉक वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल। ठीक है, सभी के लिए होता है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट सोल 2.0, सोल 2.0 के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो सोल 2.0 आर फिर कॉम्पेटिबल है, एकदम सही। ये Z39.50 कम्फर्टेबल है, ये भी सही। क्लाइंट सर्वर है यार, ये भी सही है। फुल्ली वेब बेस्ड है, तो ये भी सही है, सभी सही है। नेकलिन इज स्पॉन्सर्ड बाय, नेकलिन किसका है, डेलनेट का है। एनुअल डेलनेट का पहले इसका नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था, लेकिन अब इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया है। और इसका एनुअल एक प्रोग्राम होता है जिसको नेकलिन कहा जाता है। ये भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो है अपना नेकलिन एनुअल प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, नेकलिन डेलनेट का है। डेसीडाग इज डॉक्यूमेंटेशन सेंटर फॉर डिफेंस। ठीक है, जो रक्षा विज्ञान है उसका सूचना केंद्र कौन सा है, डेसीडॉग है।
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका इस्टेब्लिश 1958 में हुआ था। फॉर द मेजरमेंट ऑफ आथर्स प्रोडक्टिविटी, आथर प्रोडक्टिविटी क्या है आपका, लोट का लॉ है। ठीक, ये सभी लॉ को पढ़ेंगे आप। इन रिसर्च ऑन इंफॉर्मेशन नीड टू advocates, a questionnaire is sent to every fifth member on the official register of bar council would it is the, ये आपका अधिवक्ताओं की सूचना आवश्यकता पर अनुसंधान के बारे में काउंसिल कार्यालय रजिस्टर से प्रत्येक 5वें सदस्य को प्रश्नावली भेजी गया होगा। तो यह रैंडम सिंपल होगा। ठीक है, प्रत्येक कहा है ना। जोटेरो इज अ सॉफ्टवेयर फॉर रेफरेंस मैनेजमेंट। जोटेरो क्या है आपका, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जेसीआर, जेसीआर क्या है, जनरल साइटेशन रिपोर्ट्स। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, फुल फॉर्म है। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च का मतलब है अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम्स, जो तत्कालिक समस्या उसके समाधान के लिए आपको एक्शन रिसर्च करना। ओरिजिन ऑफ हाइपोथेसिस लाइज इन, तो ओरिजिन ऑफ हाइपोथेसिस लाइज इन क्या होगा, रिचनेस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक, पृष्ठभूमि ज्ञान की प्रचुरता में, है ना। हाइपोथेसिस क्या है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। रिचनेस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक, क्रैनफील्ड स्टडी आर एन एग्जांपल ऑफ, तो ये क्या है, क्रैनफील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जांपल है क्रैनफील्ड स्टडीज। रिसर्च में काफ़ी सारी स्टडीज होता है, उसमें से स्टडीज को आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा रिसर्च किसका एग्जांपल्स है ना। द टर्म ईटीडी इज फर्स्ट टाइम डिस्कस्ड बाय, तो ईटीडी को सबसे पहले निकल टेयर के द्वारा डिस्कस किया गया था। ईटीडी निकल टेयर। इम्पैक्ट फैक्टर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर सीधा सीधा आपका साइटेशन नंबर आपसे जुड़ा हुआ है। जुमला, जुमला इज यूज्ड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह को पढ़ के जाना है लाइब्रेरी का। जुमला किस लिए यूज होता है, तो कंटेंट मैनेजमेंट है। मीन, मीडियन एंड मोड आर इन मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड क्या है आपका, मेजर्स है किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का। अरेंज द फॉलोइंग रिसर्च स्टेप अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंस, तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस तैयार करना। ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ डाटा गैदरिंग मेथड, देख लीजिएगा इसको, है ना, जमा लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, ये कौन सा यूज होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, तो एफ टेस्ट, टी टेस्ट और ची टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, ये सभी क्या है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। एंड लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टाइल ऑफ साइटेशन, इसमें साइटेशन स्टाइल नहीं है ना। तो क्या क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक, क्यों, क्योंकि ये आपका कैटलॉग है। और लिटिल साइंस बिग साइंस कोड, तो ये भी आप, ये दोनों आपका क्या हो गया, साइटेशन स्टाइल नहीं है। बाकी चिकागो मैनुअल स्टाइल, एमएलए हैंडबुक फॉर रिटर्न ऑफ रिसर्च पेपर, ये दोनों क्या है आपका एक स्टैंडर्ड है स्टाइल है, कैसे आपको साइटेशन का ये स्टाइल बताया गया है इसमें। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो काफ़ी टफ है, लेकिन आपको अगर आगामी एग्जाम जैसे कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल राजस्थान, राजस्थान में भी स्कूल में पोस्ट आने वाला है, बिहार में आने वाला है, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग और एमपीपीएससी में तो पहले ही आ गया है ग्रंथपाल के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एक बार देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया है, चलिए।